हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वार्म फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है। कौन से ईयर का है? डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और यही बच्चों को टफ भी लगता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी में पहली बार एंटर करते हैं 12th पास आउट करके, तो उनको थोड़ा ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें पूरा केमिस्ट्री दिया रहता है, पूरा ड्रग दिया रहता है इसी में। ठीक है, तो आज से हम इसका क्वेश्चंस बैंक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बैंक है 2024 का है, 2025 का है। ठीक है, तो 2024-2025 का क्वेश्चंस बैंक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि लाइक हम लोग सेकेंड ईयर में तो कोलोजी का पढ़ लिए थे, एंटीबायोटिक्स का पढ़ लिए थे। फर्स्ट ईयर में एंटीबायोटिक्स का पढ़ लिए थे, एंड फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बचा हुआ था। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी आज हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पार्ट 1 में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चंस होता है, एंड आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करना होता है? 6 क्वेश्चंस को। किसी 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, एंड आंसर में भी तो क्वेश्चंस होता है यार। ठीक है, तो ये पार्ट बी है, यहाँ पे पार्ट ए है। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन, पार्ट बी में 11 क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता ही है। 11 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे आपको पार्ट सी में पता है कि पार्ट सी में आपको 20 क्वेश्चन होता है, जो कि एक एक नंबर ये का क्वेश्चन होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी पार्ट ए सबसे पढ़ेंगे। पार्ट ए सबसे पहले पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी। समझ में आ गया? मतलब इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पार्ट ए को कवर करेंगे, यानी 7 क्वेश्चंस को सिर्फ कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट बी को कवर करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो भैया। पार्ट ए में सबसे जो पहला क्वेश्चन है, राइट द सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड इम्प्यूरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। क्या पूछ रहा है? जो फार्माकोपियल सब्सटेंस होता है, कोई भी फार्माकोपियल सब्सटेंस है, उसमें जो इम्प्यूरिटी आ जाता है। इम्प्यूरिटी क्या होता है भैया? इम्प्यूरिटी मतलब, इम्प्यूरिटी से आप क्या समझते हैं बताइए? इम्प्यूरिटी से आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। इम्प्यूरिटी मतलब ये होता है कि लाइक आप कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपेयर कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लाइक कोई ड्रग बना रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, या फिर क्रीम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उसके मैन्युफैक्चर के समय या फिर प्रोसेसिंग के समय बनाने वक्त क्या होता है, कुछ उसमें केमिकल इफेक्ट कर देता है, कोई इम्प्यूरिटी आ जाता है, कोई खराबी आ जाता है। ठीक है, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, फिर आगे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब आपके जो ड्रग में क्या आ जाता है, कोई खराबी आ जाता है, तो उसी खराबियों को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटीज़ बोलते हैं। समझ में आ गया? अब उसके इफेक्ट को, यानी अगर इम्प्यूरिटी हो जा रहा है हमारे फार्माकोपियल सब्सटेंस को, तो हमारा फार्माकोपियल सब्सटेंस क्या इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट को पढ़ना है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इम्प्यूरिटीज़ इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, यानी हमारे फार्माकोपियल सब्सटेंस में क्या इम्प्यूरिटीज़ है, उसके इफेक्ट को बताइए, एंड उसके सोर्सेज को बताइए कि कैसे ये आ जा रहा है, इम्प्यूरिटीज़ कैसे आ जा रहा है हमारे फार्माकोपियल सब्सटेंस में। समझ में आ गया? चलो अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, फार्माकोपियल सब्सटेंस वो ड्रग सब्सटेंस होता है जो ऑफिशियल फार्माकोपिया यानी आईपी, बीपी, यूएसपी में मेंशन होता है। फार्माकोपियल सब्सटेंस वो ड्रग सब्सटेंस होता है, एक ऐसा ड्रग सब्सटेंस होता है जो हमारे फार्माकोपिया, हमने आपको फार्मास्यूटिक्स में फार्माकोपिया को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, तीनों फार्माकोपिया को अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो ये जो फार्माकोपियल सब्सटेंस होता है, ये हमारे फार्माकोपिया में क्या होता है? मेंशन्ड होता है। ठीक है, उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर भैया इम्प्यूरिटीज अनवांटेड केमिकल या फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। इम्प्यूरिटी क्या होता है? एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं या फिर अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे मेडिसिन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये आ जाएगा तो ड्रग ख़राब होगा। हमारा कोई भी मेडिकल प्रिपरेशन रहेगा, वो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगा। इसका आने की ज़रूरत तो नहीं होता है, लेकिन ये साला पता नहीं कैसे आ जाता है। ठीक है, जो ड्रग की प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को अफेक्ट करता है, यानी खतरनाक है, ये अफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया ये क्या करता है? ये ड्रग के प्योरिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को अफेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं। आगे थोड़ा इंग्लिश कंटेंट है, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। अ फार्माकोपियल सब्सटेंस इज अ ड्रग सब्सटेंस दैट इज लिस्टेड इन एन ऑफिशियल फार्माकोपिया सच एज आईपी, बीपी, यूएसपी।
कहने का मतलब वही है कि जो फार्माकोपियल सब्सटेंस होता है ये एक ऐसा ड्रग सब्सटेंस है जो कि हमारे लिस्टेड होता है कहाँ पे, ऑफिशियल फार्माकोपिया में लिस्टेड होता है, मेंशन होता है। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं। इम्प्यूरिटीज आर अनवांटेड केमिकल्स और फॉरेन सब्सटेंस। ये एक अनवांटेड सब्सटेंस होता है या फिर फॉरेन सब्सटेंस होता है दैट कैन अफेक्ट प्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ए ड्रग। किसी ड्रग के प्योरिटी को, सेफ्टी को, एफिकेसी को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, जिससे हमारा ड्रग पे प्रभाव पड़ जाता है, अफेक्ट हो जाता है, ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। क्या सोर्सेज है, लाइक अगर आपके ड्रग में इम्प्योरिटी तो मान लो आ गया, लेकिन किस सोर्सेज के माध्यम से आया, आने का कोई सोर्सेज तो होना चाहिए। तो वही बता रहा है कि सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। सबसे पहले रॉ मटेरियल, आपके रॉ मटेरियल में ही क्या पता है इम्प्योरिटीज़ हो, कोई कंटामिनेटेड केमिकल्स वगैरह हो, ठीक है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स में ही आपके यहाँ पे देखो कोई बैक्टीरियल वगैरह यही सब चले जाए तो भी इम्प्योरिटीज़ आ सकता है हमारे ड्रग में। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी अपने प्रोडक्ट को, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही क्या पता इम्प्योरिटीज़ आ जाए। जैसे आपके इक्विपमेंट में आपके कोई बैक्टीरिया वगैरह रहे या फिर कोई वायरस वगैरह रहे, जिसके कारण क्या हो भैया, जिसके कारण आपके ड्रग में इम्प्योरिटीज़ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग मटेरियल्स। क्या पता आपके पैकेजिंग मटेरियल में ही कोई इम्प्योरिटीज़ हो, जिसके कारण पैकिंग करते समय आपका इम्प्योरिटीज़ आ जाए। या फिर स्टोरेज, लैंडरिंग, स्टोर करते समय, या फिर ह्यूमर एरर, कोई आप मतलब आप कोई कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपके हाथ में कोई लाइक बैक्टीरिया वगैरह है तो उससे भी इम्प्योरिटीज़ आ सकता है। या फिर रूम्स के इन्वायरमेंटल्स, मतलब रूम साफ़ सुथरा है या फिर नहीं, गंदगी वगैरह, धूल मिट्टी तो नहीं उड़ रहा है, तो इसके कारण भी इम्प्योरिटीज़ आ सकते हैं हमारे मेडिसिन में। तो ये हैं सोर्सेज। तो इस सोर्सेज को भी आपको याद करना होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे क्या है भैया, आगे हमारा जो सोर्सेज यहाँ पे है, ठीक है, क्या है सोर्सेज है, वही मतलब जो वहाँ पे ऊपर इमेज के माध्यम से पढ़े, यहाँ पे थोड़ा क्या है, यहाँ पे थियरी के माध्यम से। सबसे पहले रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल से कैसे भैया, इसको भी देख लेते हैं, इसको इरेज करके, एक सेकेंड। चलो स्टार्टिंग रॉ मटेरियल्स में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती हैं। लाइक वही बता रहा है कि जो स्टार्टिंग रॉ मटेरियल्स में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। क्या भैया, फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आपका इम्प्योरिटीज़ है, इनकम्प्लीट रिएक्शन, साइड रिएक्शंस या बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन के कारण इम्प्योरिटीज़ डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आप अगर आपके प्रोडक्ट में क्या है इम्प्योरिटीज़ वगैरह है तो वो भी फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ आ जाएगा। रिएजेंट एंड सॉल्वेंट। रिएजेंट एंड सॉल्वेंट्स क्या मतलब समझते हैं, यूज़ किए गए रिएजेंट, जो रिएजेंट पहले से ही यूज़ किए गए हैं, अगर वही बोल रहा है कि यूज़ किए गए रिएजेंट और सॉल्वेंट्स के रिसीड्स ड्रग्स में रिमेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, ड्रग्स में रिमेन कर सकते हैं रिसीड्स, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इक्विपमेंट्स एंड कंटेनर से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकते हैं। मैन्युफैक्चर्स इक्विपमेंट या स्टोरेज कंटेनर से मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ या कंटामिनेशन आ सकती है। भैया कंटामिनेट होता है, दूषित वगैरह हो सकता है इक्विपमेंट्स, कंटेनर्स, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, इम्प्योरिटीज़ हमारे ड्रग्स में आ सकता है। स्टोरेज कंडीशन से, हीट, लाइट, मॉइस्चर के प्रभाव से ड्रग जो डिग्रेड मतलब टूट जाती हैं, जिससे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। मतलब ड्रग जो है टूट सकते हैं, किसके कारण, हीट वगैरह, ज़्यादा हीट है, ज़्यादा लाइट से, ज़्यादा मॉइस्चर से, इसके कारण हमारा ड्रग ख़राब भी हो सकता है। सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन का क्या मतलब है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग के कारण भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं। हैंडलिंग के कारण, जब आप हैंडल करते हैं उसको ना, किसी चीज़ को हैंडल करते हैं, जैसे ड्रग बन गया, ड्रग के हैंडलिंग के सिचुएशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं, जिसके कारण हमारा ड्रग में इम्प्योरिटीज़ आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे डस्ट, एयर, ह्यूमिडिटी एंड कंटामिनेशन भी हो सकती है। डस्ट आ गया हमारे ड्रग्स में, एयर आ गया है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के कारण भी कंटामिनेट यानी दूषित हो सकती है हमारे फार्माकोपियल सब्सटेंस, कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी प्रोडक्ट। समझ में आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्प्योरिटीज़ का क्या इफेक्ट है। क्वेश्चन में तो ये भी था ना कि उसके इफेक्ट को भी बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉक्सिसिटी। अगर इम्प्योरिटी आ गया किसी भी फार्माकोपियल सब्सटेंस में, सबसे पहले वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, मतलब वो जहरीला बन सकता है ना। कुछ इम्प्योरिटीज़ टॉक्सिक हो सकती है, जिससे एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, हमारे बॉडी में एडवर्स इफेक्ट भी शो हो सकता है। अगर कोई दवा है भैया, दवा में इम्प्योरिटीज़ आ गया है, तो उस दवा को आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट शो होगा। एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट शो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
रिड्यूस एफिकेसी, उसके एफिकेसी को भी वो क्या करता है, रिड्यूस, यानी थेरापेटिक इफेक्ट। मतलब अगर वो काम करने के लिए आपकी बॉडी में जा रही है तो वो अपना काम ही नहीं करेगी, सबसे पहले वही कम कर देगी, मतलब थेरापेटिक इफेक्ट को ही कम कर देगी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी पर भी इफेक्ट करेगी। इम्प्योरिटीज ड्रग की सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस करती है, उसके स्टेबिलिटी को रिड्यूस करती है, उसके स्थिरता को भी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। अगर आपका दवाई 8 घंटे तक असर करता है तो उसके स्थिरता को भी वो घटा देगी, ठीक है। उसके लाइक 8 घंटे असर कर रहा है तो 6 ही घंटे असर करेगा, 5 ही घंटे असर करेगा। तो क्या कर रही है, स्टेबिलिटी को क्या कर रही है, रिड्यूस कर दे रही है, जिससे सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। सेल्फ लाइफ मतलब जो ड्रग का सेल्फ लाइफ होता है तो वो भी कम हो जाता है, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी इफेक्ट करती है। क्या भैया, जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट चेंज आ सकता है। कलर उसका चेंज हो सकता है जो कलरिंग एजेंट मिलाते हैं, ऑर्डर टेस्ट हो सकता है जो फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, ठीक है। टेस्ट हो सकता है, क्या टेस्ट खराब हो सकता है, तो ये सब इसमें चेंजेस आ सकता है, ठीक है। तो कलर वगैरह चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे मीठा है तीखा हो सकता है, ठीक है। नहीं तीखा नहीं होगा, लाइक कड़वा हो सकता है, ठीक है। चलो इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है भैया, इम्प्योरिटीज़ दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, जो दूसरा इंग्रेडिएंट मिले रहते हैं, जैसे हमारे मेडिसिन में एक्सपिएंट मिले रहते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट और क्या और एजेंट्स वगैरह मिले रहते हैं, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज रिएक्ट करके, जिससे फॉर्मुलेशन अनस्टेबल हो सकता है, जिससे हमारा जो फॉर्मुलेशन होता है वो अनस्टेबल हो सकता है। तो क्या है भैया, ये सब इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट है। 6 पॉइंट पेशेंट सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है, जैसे सीवियर केस में एलर्जिक रिएक्शंस या टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। तो ये भी इफेक्ट है किसका, इम्प्योरिटीज़ का। तो अगर आपके ड्रग में, अगर आपके फार्माकोपियल सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटीज़ आ जा रहा है तो भैया इतने इफेक्ट शो होंगे, समझ में आ गया। टॉक्सिसिटी, रिड्यूस एफिकेसी को रिड्यूस करेगा, स्टेबिलिटी पर अफेक्ट करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर अफेक्ट करेगा, इनकॉम्पेबिलिटी एंड पेशेंट सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना क्या करेगा भैया, इतना इफेक्ट अपना ये शो करेगा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ के जाना होगा, तभी एग्जाम में आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइंड एंड क्लासिफाइड डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है, डायरेटिक्स को क्या करना है, डिफाइन करना है और क्लासीफाई करना है। डिस्कस द केमिकल स्ट्रक्चर, इसके केमिकल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूसेमाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले हम डायरेटिक्स को देखेंगे। डायरेटिक्स का यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। डायरेटिक्स ड्रग्स वो मेडिसिन होती हैं जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देती हैं। किडनी में क्या करती हैं, ये किडनी में यूरिन के फॉर्मेशंस को ये इंक्रीज कर देती हैं। यूरिन का बनना, जैसे हमारे बॉडी में यूरिन बनता है ना, तो यूरिन का बनने को वो इंक्रीज कर देती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बने और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को बाहर निकाल सके, ठीक है। ये बॉडी से एक्सेस वाटर और इलेक्ट्रोसाइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये बॉडी से हमारे सोडियम क्लोराइड को और एक्सेस वाटर को क्या करती हैं, यूरिन के माध्यम से, यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में मदद करती हैं। कौन, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स एक ऐसा मेडिसिन होता है जो किडनी में क्या करती है, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, यानी मूत्र को ज़्यादा बढ़ाने, मतलब मूत्र ज़्यादा बनने लगेगा। आप एक प्रकार से ऐसा समझिए कि मूत्र का बनना जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है वो अधिक हो जाएगा, समझ में आ गया। और ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है जो एक्सेस वाटर होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, एक्सेस वाटर्स हैं। और सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, यूरिन के माध्यम से बाहर निकलवाने में मदद करते हैं। कौन, डायरेटिक्स। समझ में आ गया। चलो आगे देखें इंग्लिश में। डायरेटिक्स ड्रग्स आर मेडिसिन दैट इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं। दे हेल्प रिमूव एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम क्लोराइड एंड हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर को ये रिमूव करती हैं फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन के थ्रू ये क्या करती हैं, बाहर निकलवाती हैं। दे आर यूज्ड इन कंडीशंस लाइक इडीमा, ये इडीमा के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन, अगर बीपी बढ़ जा रहा है, एंड हार्ट के फेलियर में भी यूज़ किया जाता है। तो इसका थोड़ा यूजेस देख लीजिएगा। तो ये 3 जगह पे यूज़ किया जाता है, लाइक इडीमा है, सीवियर इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह है, एंड हाइपरटेंशन है, आपका बीपी बढ़ जा रहा है, या फिर हार्ट फेलियर का कंडीशन है किसी को, तो इन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। किसका भैया, डायरेटिक्स का यूज़ किया था। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन है डायरेटिक्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, मतलब किस किस क्लास में कौन कौन सा ड्रग्स है, क्लास पढ़ेंगे एंड ड्रग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, लूप डायरेटिक्स, लूप क्लास ड्रग्स, यानी लूप डायरेटिक्स को क्या बोलेंगे, लूप क्लास के ड्रग्स में कौन कौन सा ड्रग्स आता है। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, लूप क्लास के ड्रग्स में कौन कौन सा ड्रग्स आता है। सबसे पहले फ्रूसेमाइड्स, बुमेटानिड एंड
टोरसेमाइड्स, ठीक है। तो फुरोसेमाइड, बुमेटानिड एंड टोरसेमाइड्स, ये तीनों ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में बना पाएंगे, ठीक है। इसका इंडिकेशन मतलब कहाँ यूज़ किया था, हाइपरटेंशन एंड स्वेलिंग लेग्स, अगर पैर वगैरह में सूजन हो रहा है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्लास क्या है, थायाजाइड्स एंड थायाजाइड्स लाइक डाययूरेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या है भैया, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड क्लोरथाइलोडोन एंड मेटोलाजोन, क्या भैया, मेटोलाजोन, समझ में आ गया। इसको भी हम हाइपरटेंशन एंड एडिमा जैसे कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो देखो ये दो ड्रग्स आप याद करेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में क्या है भैया, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में आपका स्पायरोनोलैक्टोन, क्या भैया, स्पायरोनोलैक्टोन एंड अमिलोरॉइड्स, स्पायरोनोलैक्टोन्स एंड अमिलोरॉइड्स, ये दो ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया। दो याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवरलोड लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, क्या भैया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में क्या है, एसीटाजोलामाइड, क्या भैया, एसीटाजोलामाइड, ये भी क्या है, एक क्लासिफिकेशन से एक ड्रग्स है किसका, डायरेटिक्स का। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में आपका मैनिटोल, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मैनिटोल्स। तो ये दो यहाँ पे एक एक ड्रग्स है, जैसे फोर्थ पॉइंट में एंड फिफ्थ पॉइंट में एक एक ड्रग्स है, और बाकी में दो याद कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में आपको एटलीस्ट हर एक क्लास से आपको दो ड्रग्स याद करने होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, कैसे कैसे ये होता है, कैसे दिखता है, ये भी देख लेते हैं। अपीयरेंस वाइट या स्लाइटली येलो क्रिस्टलिन पाउडर्स होता है, क्या होता है, वाइट या फिर स्लाइटली येलो होता है, वाइट कलर होगा या फिर स्लाइटली येलो होगा, क्रिस्टलिन पाउडर्स फॉर्म में होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है। समझ में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 206 यानी 206 डिग्री के आसपास में ये मेल्ट होता है, ये पिघलता है। इसका टेस्ट कैसा आता है, स्लाइटली बीटर टेस्ट इसका होता है, क्या होता है, बीटर टेस्ट। स्टेबिलिटी क्या होता है, लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना होता है, क्या होता है भैया, लाइट और मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है फ्रूसेमाइड्स का, जो कि लूप डायरेटिक्स का क्या है, एग्जाम्पल है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट एजेंट ड्रग्स विद एग्जाम्पल। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को क्या करना है, विद एग्जाम्पल के साथ हमको डिस्क्राइब करना है। देख लेते हैं क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट एजेंट। एंटी डिप्रेसेंट एजेंट ड्रग्स वो मेडिसिन होती है जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। किसके ट्रीटमेंट में भैया, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें मूड लो हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है और एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है। मतलब मूड आपका थोड़ा मूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप एक प्रकार से ये समझिए कि आपका मूड जो है डिप्रेस हो जाएगा, आपका किसी चीज़ में काम करने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और एनर्जी लेवल आपका घट जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन एजेंट। एंटी डिप्रेसेंट ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन के लेवल को रेगुलेट करती है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन के लेवल को क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं, यही मॉनिटर करती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, कैसे ये अपना वर्क करती हैं। डिप्रेशन में मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है। क्या होता है भैया, डिप्रेशन में मोनोमाइन्स न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम हो जाता है। एंटी डिप्रेशन इन न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे मूड इंप्रूव होता है। क्या करता है, जो एंटी डिप्रेसेंट होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या करता है भैया, अवेलेबिलिटी को, न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे मूड इंप्रूव होता है। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं थेराप्यूटिक यूजेस, क्या क्या इसका यूजेस होता है हमारे बॉडी में। जैसे अगर आप एंटी डिप्रेसेंट खाएंगे तो क्या क्या यूजेस है। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आप ले सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर में ले सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ले सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर में एंड न्यूरोपैथिक पेन में ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका यूजेस है, ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस। आपकी बॉडी में अगर ये सब प्रॉब्लम्स है तो आप ये एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ले सकते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या भैया, डिस्क्राइब एंटी एंजाइना ड्रग्स एंड क्लासीफाई देम विद एग्जांपल। एंटी एंजाइना ड्रग्स क्या होती है, इसको थोड़ा क्लासीफाई करना विद द एग्जांपल के साथ। एंटी एंजाइना ड्रग्स वो मेडिसिन होती है जो एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। एंजाइना पेक्टोरिस का नाम सुने आप लोग। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें चेस्ट में पेन होता है, ठीक है।
चेस्ट में पेन क्यों होगा? क्योंकि आपके हार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंच नहीं पाती। क्या नहीं पहुंच पाती भैया? ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ब्लड का सप्लाई कैसे पहुंचेगा? तो वही बोल रहा है, हमारे जो हार्ट में, हार्ट जो दिल होता है, दिल में क्या होता है, ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण हमारा चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, तो उसी पेन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। उसी पेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है क्या, एंटी एंजाइना ड्रग्स इसी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एंजाइना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है, जिससे चेस्ट पेन होता है। नॉर्मल समझिए, सिंपल सा, क्या भैया ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कम पहुंचती है, मतलब बहुत कम पहुंचती है, जिससे क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है। एंटी एंजाइना ड्रग्स हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को कम करती है या ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाती है। क्या करती है भैया? एंटी एंजाइना ड्रग्स कैसे हमारे एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करती है? सबसे पहले ये हार्ट में ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देगी। ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देगी। ये बोल देगी कि भैया जितना ऑक्सीजन आ रहा है इसी से काम चला। ठीक है, तो ऐसे ये अपना वर्क करेगी। या फिर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देगी, ऑक्सीजन सप्लाई को हमारे बॉडी में बढ़ा देगी, जिससे हमारे हार्ट तक क्या होगा, सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, जो चेस्ट पेन होता है वो उसमें रिलीफ मिलेगा और एंजाइना पेक्टोरिस में भी रिलीफ मिलेगा। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंटी एंजाइना ड्रग्स का क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहला है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ये वाइजोडाइलेशन करते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ये ऐसा ड्रग्स है, क्या करती है भैया, वेसोडाइलेशन, जो हमारे नसों को वेसोडाइलेट, फैला देती है। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंप्रूव होती है। एग्जांपल जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, इसोसोर्बाइड्स डाइनाइट्रेट्स, इसोसोर्बाइड्स मोनोनाइट्रेट्स। ठीक है, तो ये 3 ड्रग्स है, नाइट्रोग्लिसरीन, इसोसोर्बाइड्स डाइनाइट्रेट्स एंड इसोसोर्बाइड्स मोनोनाइट्रेट्स। ये ड्रग्स आपको याद करना होगा। सेकंड क्या है, बीटा ब्लॉकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को कम करती है। क्या करती है भैया? ये हमारे बॉडी में हार्ट रेट को सबसे पहले कम करेगी। अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो हार्ट रेट को कम करेगी। एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को, अगर संकुचित हो रही है ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करेगी, कम करेगी, उसके फोर्स को कम करेगी, जिससे ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। एग्जाम्पल जैसे प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल एंड मोटोप्रोलोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, तो इसको आपको याद करके ही जाना है, अदरवाइज आपका काम मज़ा नहीं आएगा फिर। थर्ड क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम एंट्री को ब्लॉक करता है, हमारे हार्ट तक कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करता है, जिससे वैसोडाइलेशन होती है और हार्ट वर्कलोड भी कम होता है। हमारे बॉडी में वैसोडाइलेट होगा, नसें फैल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और हार्ट पर क्या होगा, वर्कलोड भी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, वेरामेपिल, डिल्टियाजेम एंड निफेडिपिन। वेरामेपिल, डिल्टियाजेम एंड निफेफिन, क्या होगा, निफेडिपिन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। तो अगर आप 3 नहीं याद कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 2 याद करना। ठीक है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, सॉरी पोटेशियम चैनल ओपनर्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में मदद करती हैं। जैसे ब्लड को अगर संकुचित ज़्यादा हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड वेसल्स में, तो वो डायलेट करेंगी, फैला देंगी। जैसे निकोरेंडिल, क्या भैया, निकोरेंडिल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक्स मॉडिफायर्स क्या होता है भैया, ये हार्ट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है। समझ में आ गया भैया, ये हार्ट के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करवाती है। एग्जांपल क्या है भैया इसका, ट्राईमेटाजाइडिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स में एक सॉरी 2 ड्रग्स याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन एंटी एंजाइना ड्रग्स वही सेम क्लासिफिकेशन से, यहाँ पे देखो बीटा ब्लॉकर्स है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ठीक है, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है बताओ, इसके प्रिंसिपल को और इसके मेथड को थोड़ा यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब बताना है। तो भैया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड होती है। क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड होती है जिसमें एनालाइट्स को एक स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका वेट मेजर किया जाता है। किसका, हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का काम ये इतना होता है कि भैया ये एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड होता है जिसमें एनालाइट्स को क्या किया जाता है, एक स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका क्या किया जाता है, उसके वेट को मेजर किया जाता है। समझ में आ गया। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, मतलब सिद्धांत। यहाँ पे एक सेकंड इरेज करना पड़ेगा। इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि भैया इसमें क्या बता रहा है। इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल है कि एनालाइट्स को एक प्योर स्टेबल और इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारा एनालाइट्स होता है उसको एक प्योर स्टेबल इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या होगा, अब उसके बाद प्रेसिपिटेट को फिल्टर, वॉश, ड्राई, ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। प्रेसिपिटेट को क्या किया जाता है, सबसे पहले फिल्टर करेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। अरे यार उसके
क्वांटिटी को उसके क्या किया जाता है, वेट को, उसके वेट को मेज़र करने के लिए सबसे पहले उसको फ़िल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, सुखाएँगे, तभी तो आप उसको मेज़र कर पाएँगे। फिर उसके बाद एक्यूरेटली वेट किया जाता है। प्रेसिपिटेट का वेट एनालाइट की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। प्रेसिपिटेट के वेट से क्या होता है, एनालाइट्स की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। प्रेसिपिटेट के वेट से ही क्या की जाती है, हमारा जो एनालाइट्स होता है इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट्स को याद करना भूलना मत, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट के वेट होता है, जो आप मेज़र कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट का वेट ही मेज़र कर रहे हैं ना, तो इसके वेट से ही हम एनालाइट्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स होता है हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। लाइक आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या क्या मेथड्स होता है आप ये देख लीजिए। सबसे पहले भैया सिंपल प्रिपरेशन, यानी उसको रेडी करते हैं, लाइक डिसोल्यूशंस एंड पीएच एडजस्ट करते हैं, घुलना और पीएच, ठीक है, उसको डिसॉल्व करेंगे एंड उसको पीएच को एडजस्ट करेंगे। फिर प्रेसिपिटेशंस यानी एडिशंस ऑफ रीजेंट, अभिकर्मक को डालेंगे, आप जो प्रेसिपिटेट होता है उसमें प्रेसिपिटेट को डालेंगे। फिर उसका क्या होगा, उसको हीट करेंगे, उबालेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, प्रेसिपिटेट को हीट गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म होने के बाद भैया इसको छानेंगे, क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। इसको फ़िल्टर कर लिए, फिर इसको आप ड्राइंग मशीन में क्या करेंगे, सुखाएंगे, ड्राइंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको वेइंग, मतलब आप उसको तौलेंगे, तौलने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन किया जाता है। तौलने के बाद क्या किया जाता है, जो लास्ट में बचता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गया? कैलकुलेट, उसका क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये है भैया क्या, ये है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का विधि यानी मेथड्स। समझ में आ गया? चलो यहाँ पे मेथड्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस थोड़ा हम थियरी के माध्यम से समझ लेते हैं क्या मेथड्स होता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल को सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। जो हमारा सैंपल होता है उसको सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। फिर प्रेसिपिटेशन रीजेंट जो होता है, रीजेंट को ऐड किया जाता है, ठीक है, जिससे एनालाइट्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। जिससे क्या होता है, एनालाइट्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है। फिर डाइजेशन, सॉल्यूशंस को कुछ टाइम तक हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, जिससे प्रेसिपिटेट प्योर और लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेट को फिल्टर पेपर या सिंटर्ड क्रूसिबल सेपरेट किया जाता है, मतलब फिल्टर यानी छानते हैं उसको, ठीक है। फिर उसको वॉशिंग यानी धोते हैं, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए प्रेसिपिटेट वॉश किया जाता है ताकि जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो रिमूव कर दिया जाए। 6 पॉइंट क्या है, ड्राइंग्स और इग्निशन, प्रेसिपिटेट को ड्राई या फिर इग्नीट किया जाता है ताकि कांस्टेंट वेट मिल सके, ताकि जो उसका वेट है, एक्चुअल वेट है उसको मेज़र किया जा सके। फिर वेइंग, उसको तौलेंगे, फाइनल प्रेसिपिटेट का एक्यूरेट वेट मेज़र किया जाता है। फिर एग्जांपल, क्लोराइड्स आयन को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट बनाया जाता है। एग्जांपल क्या है भैया, क्लोराइड्स आयन को क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फिर क्या किया जाता है भैया, फिर सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl प्रेसिपिटेट बनाया जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या भैया, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे इसका छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो ड्रग होती हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं। किसको भैया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं ताकि जो डायबिटीज़ वगैरह ट्रीट हो सकें। ये मेनली डायबिटीज़ मेलिटस के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। किसमें भैया, डायबिटीज़ मेलिटस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद करना होगा। ये मेनली क्या कही जाती है भैया, डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट में यूज़ किया जाती है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इंसुलिन है, डायरेक्टली ब्लड शुगर को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ एंड सीवियर टाइप 2 डायबिटीज़। एग्जाम्पल में रेगुलर इंसुलिन एंड इंसुलिन ग्लैरगिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलर इंसुलिन एंड इंसुलिन ग्लैरगिन ये इसका ड्रग्स है। सेकंड क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में ये पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज़ करती है। हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होता है, ठीक है, तो बीटा सेल से ये इंक्रीज़ कर देती हैं उसके सिक्रेशन को। एग्जाम्पल क्या है, ग्लिबिंक्लामाइड्स एंड ग्लिपिजिड। ग्लिबिंक्लामाइड्स एंड ग्लिपिजिड ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बाइगुआनाइड्स में लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करती है। लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम करती है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, थायाजोलिडिनेडियोन्स में कौन सा पॉइंट्स है भैया, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, जैसे कि पियोग्लिटाजोन। क्या भैया, पियोग्लिटाजोन ये भी ड्रग्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DPP4 इनहिबिटर इंसुलिन रिलीज इंक्रीज करती हैं, जैसे
सीटाग्लिप्टिन, क्या भैया सीटाग्लिप्टिन एंड SGLT इनहिबिटर में यूरिन के थ्रू ग्लूकोज एक्सक्रीट करती है। यूरिन के थ्रू क्या करती है भैया, ग्लूकोज को एक्सक्रीट बाहर निकलवाती हैं, जिससे क्या होता है ब्लड में शुगर लेवल कम करती है। डेपेग्लिफ्लोजिन, क्या भैया डेपेग्लिफ्लोजिन, ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। तो ये इसका क्या है, ये इसका क्लासिफिकेशन है एंड क्लासिफिकेशन का कुछ एग्जाम्पल, कुछ ड्रग्स है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। एनी टू का क्या मतलब है, पहला तो एसिड बेस टाइट्रेशन है, सेकंड क्या है एनसैड्स है, क्या भैया एनसैड्स, ठीक है। आगे देखेंगे इसको। सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन देखते हैं क्या होता है। एसिड बेस टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड होता है, ये भी एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड होता है। इसमें भी वही काम होता है जो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ के आए अभी, जिसमें एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के द्वारा अननोन कंसंट्रेशन डिटरमाइन की जाती है। एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। समझ में आ गया। एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या करते हैं भैया, एसिड और बेस रिएक्ट करके मतलब उसको रिएक्शन करवा के साल्ट और वाटर बनाते हैं। जब इक्विलेंस पॉइंट्स अचीव हो जाता है, एक इक्विलेंस पॉइंट्स होता है, वो जब अचीव हो जाता है, हम फिगर के माध्यम से समझेंगे आगे, ठीक है। इक्विलेंस पॉइंट जब अचीव हो जाता है तब एसिड और बेस केमिकल्स इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करते हैं। एसिड जो होता है और जो बेस केमिकल्स होता है, ठीक है, एसिड और बेस केमिकल इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्शंस का देख लेते हैं, जैसे एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे इसका एग्जांपल है HCl है एंड NaOH है। फिर क्या होगा, ये भैया कन्वर्ट होगा NaCl में, फिर इसमें H2 यानी साल्ट वाटर में। जो HCl है, HCl में अगर आप NaOH आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये NaCl देगा एंड H2O देगा। क्या देगा, NaCl देगा एंड H2O देगा। समझ में आ गया। यानी साल्ट देगा एंड वाटर देगा। इंडिकेटर देख लेते हैं। इंडिकेटर्स कलर चेंज के द्वारा इंड पॉइंट डिटेक्ट किया जाता है। इंडिकेटर कलर चेंज के द्वारा इंड पॉइंट को डिटेक्ट किया जाता है। एग्जांपल क्या है, फेनॉल पैथिलीन है एंड मेथाइल ऑरेंज है। ये कलर्स आ सकते हैं, क्या भैया फेनॉल पैथिलीन है एंड मेथाइल ऑरेंज है। ये इसका एग्जाम्पल्स है। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। यूजेस कहाँ यूज़ किया जाता है ड्रग को एनालाइज करने में। स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस के डिटर्मिनेशंस को, उसके स्ट्रेंथ के डिटर्मिनेशंस को फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका यूज़ किया था। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड्स। एनसेड्स का क्लासिफिकेशन जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, जो हमारे फीवर पेन इन्फ्लेमेटरी को रिड्यूस करता है। सबसे पहले क्या करता है भैया, ये वो ड्रग्स होती है जो पेन दर्द फीवर और इन्फ्लामेशन सूजन को रिड्यूस करती हैं बिना स्टेरॉइड स्ट्रक्चर के। बिना स्टेरॉइड स्ट्रक्चर के हमारे बॉडी में सूजन बुखार दर्द ये सब को क्या करती हैं, ये डिक्रीज़ करती हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये साइक्लोऑक्सीजिनस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है। हमारे बॉडी में जो कॉक्स एंजाइम होती है, बेसिकली वो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस यानी उसका फॉर्मेशन कम हो जाता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है हमारे बॉडी में, वही फीवर करवाता है, वही दर्द करवाता है। तो वो जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो कहाँ से फीवर होगा, कहाँ से दर्द होगा, कहाँ से स्वेलिंग होगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में एस्पिरिन आइबुप्रोफेन डाइक्लोफेनाक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में सेलेकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब। इसका यूजेस जैसे हेडेक दर्द हो रहा है, सिर दर्द, आर्थराइटिस जोड़ों की हड्डी, मस्कुलर पेन फीवर वगैरह हो रहा है तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट है गैस्ट्रिक इरिटेशन अल्सर क्रिएट हो सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन पेट में इरिटेशन एंड अल्सर क्रिएट हो सकता है एंड किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये है भैया एनसेड्स, ठीक है, छोटा सा शॉर्ट नोट है। चलो आगे भैया पार्ट बी है। पार्ट बी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। किसमें भैया, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया है तो इस लेक्चर को अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और जितना भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि यही एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।